नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है ऑफिस में नौकरी मांगने आए लड़के ने जब वहां बैठे बुजुर्ग आदमी को देखा तो हक्का बक्का रह गया, क्योंकि वह बुजुर्ग वास्तव में उसका अपना। आखिर कौन था वह बुजुर्ग उस लड़के का? आइए जानते हैं इस कहानी में। एक लड़का हाथ में कागजों की फाइल लिए आगे बढ़ा और जैसे ही समर्थ अपने कैबिन से बाहर निकला तो वह लड़का समर्थ के पैरों में गिरकर उससे नौकरी की भीख मांगने लगा कि सर, प्लीज मुझे यहाँ अपॉइंट कर लीजिए। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। मेरे घर में खाने के लिए एक भी पैसा नहीं है। और भी 50 तरीके की बात वह बनाने लगा। तब समर्थ ने कहा कि नौकरी पर तो हम तुम्हें रख लेंगे, लेकिन यह फैसला बाबूजी करेंगे कि क्या करना है। अगर तुम्हें इतनी ज़रूरत है तो अपनी फाइल लेकर अंदर कैबिन में चले जाओ। जैसे ही वह लड़का अंदर कैबिन में पहुंचा तो सामने बैठे बुजुर्ग व्यक्ति की शक्ल देखकर वह एकदम से चौंक गया। बाबूजी, आप यहाँ? बाबूजी? कौन बाबूजी? उस बुजुर्ग आदमी ने गुस्से में चिल्लाकर कहा। और तू? तुझे किसने बुलाया यहाँ? तेरी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? जैसे ही समर्थ ने शोर सुना वह अंदर की ओर भागा और अंदर जाकर जब उसने देखा कि बुजुर्ग व्यक्ति, जिसका नाम महेंद्रपाल था, वे गुस्से से चिल्लाए जा रहे हैं, तब उसने उन्हें शांत किया। क्या हुआ पापा? आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? समर्थ, इसको कह दे मेरी नजरों के सामने से दूर चला जाएगा। पहले तो समर्थ को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन महेंद्रपाल जी का गुस्सा देखकर वह कुछ कुछ समझ ही रहा था कि वह लड़का जाकर महेंद्रपाल जी के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। पिताजी, मुझसे गलती हो गई। एक तरफ समर्थ महेंद्रपाल जी का बेटा उनके पास खड़ा था और दूसरी तरफ वह लड़का जो नौकरी मांगने आया था, वह भी महेंद्रपाल जी को अपना पिता कह रहा था और उनके पैरों में गिड़गिड़ा रहा था। आखिर क्या थी सच्चाई? अभी तक तो समर्थ को भी कुछ समझ तक नहीं आया, लेकिन महेंद्रपाल जी का गुस्सा देखकर समर्थ ने उन्हें शांत करते हुए कहा, पापा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आप बिल्कुल शांत हो जाइए। मैं इसे अभी के अभी यहाँ से लेकर जाता हूँ। इतना कहकर समर्थ उस लड़के को लेकर महेंद्रपाल जी के कैबिन से बाहर आ गया और बाहर आकर उसने उस लड़के से कहा, देखो, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो और कौन नहीं, और ना ही मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। तुम आज यहाँ से चले जाओ और अपनी नौकरी के बारे में कल आकर बात करना। वह लड़का समर्थ से कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन समर्थ ने उसके कहने से पहले ही उससे कह दिया कि देखो, मैंने अभी तुमसे मना किया ना कि मैं इस बारे में तुमसे कुछ भी नहीं जानना चाहता। तुमसे ही पापा ने इस तरह से बात क्यों की? फिलहाल के लिए तुम यहाँ से चले जाओ और अपनी नौकरी के बारे में तुम यहाँ कल आकर बात करना। इतना कहकर समर्थ ने उस लड़के को वहां से भेज दिया और उसके बाद समर्थ अंदर कैबिन में आया और कैबिन में आकर उसने देखा कि महेंद्रपाल जी बहुत ही ज्यादा उदास थे और उनकी आंखों की नमी देखते हुए समर्थ बहुत कुछ समझ गया, लेकिन वह इस वक्त उन्हें और दुखी नहीं करना चाहता था। इसलिए समर्थ ने महेंद्रपाल जी से कहा, पापा, अगर आप कहें तो आज हम लोग घर थोड़ा जल्दी चलें, क्योंकि आज प्रिया बाहर घूमने जाने के लिए बहुत जिद कर रही थी। तो मैंने उसे बोल दिया कि शाम को हम लोग घूमने चलेंगे। तो अगर आप कहें तो हम घर चलें। समर्थ ने अपनी पूरी बात कह दी, लेकिन महेंद्रपाल जी अभी भी किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। समर्थ ने महेंद्रपाल जी के आगे
अपना हाथ हवा में लहराते हुए कहा, पापा, आप मेरी बात सुन भी रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं? तब समर्थ की बात पर महेंद्रपाल जी बोले, हाँ हाँ, बताओ बेटा, क्या कह रहे थे तुम? समर्थ अपने पिता से बोला, कुछ नहीं पापा, मेरी बात इतनी भी जरूरी नहीं थी। आप बताइए कि आप इतना परेशान क्यों हैं? महेंद्रपाल जी ने समर्थ की बात को लगभग अनसुना करते हुए कहा, कुछ नहीं बेटा, तुम उस चीज को छोड़ो, यह बताओ कि तुम क्या कह रहे थे? तब समर्थ ने अपनी बात को दोहराया और कहा, पापा, चलें? तब महेंद्रपाल जी भी राजी हो गए और बोले, हाँ बेटा, कम से कम उस बच्चे के बहाने हम भी कहीं घूम आएंगे, वरना कहाँ समय मिलता है। इतना कहकर महेंद्रपाल जी और समर्थ दोनों अपने घर की ओर निकल पड़े। पूरे रास्ते महेंद्रपाल जी गहरी सोच में डूबे हुए थे और समर्थ बार बार उनका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा था। घर पहुंचकर समर्थ की पत्नी रूबी और बेटी प्रिया दोनों को समर्थ ने जल्दी से तैयार होने को कहा और कहा कि आज हम डिनर बाहर ही करेंगे। आज हम लोग बाहर घूमने चल रहे हैं। तुम दोनों जल्दी से जाओ और रेडी हो जाओ, फिर सब लोग चलते हैं। महेंद्रपाल जी अपने कमरे में जा चुके थे। सब लोग जल्दी से तैयार हुए और बाहर घूमने के लिए निकल गए। आज वे लोग खूब घूमे फिरे और साथ में खूब मस्ती की। सबने बाहर ही खाना खाया और फिर सब लोग बाहर ही खाना खाकर अपने घर पहुंचे। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में महेंद्रपाल जी के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट देखने को नहीं मिली। हर वक्त वह किसी चिंता में डूबे हुए थे। और जब समर्थ की बेटी प्रिया दादाजी दादाजी कहकर उन्हें अपने खेल में लगा लेती, तो वह भी हंसते हुए उसके साथ खेल में लग जाते। लेकिन अकेला होते ही फिर से किसी सोच में डूब जाते। और यह बात समर्थ की पत्नी रूबी ने भी नोटिस की थी। तो घर पहुंचकर समर्थ और रूबी दोनों ने प्रिया को उसके कमरे में भेजा और प्रिया को सुलाकर महेंद्रपाल जी के कमरे में पहुंचे। जाकर देखा तो महेंद्रपाल जी अभी भी जागे हुए थे। वह अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे और अभी भी वे कुछ सोच रहे थे। समर्थ और रूबी दोनों ने दरवाजा खटखटाया। तब महेंद्रपाल जी का ध्यान टूटा और उन्होंने दरवाजे की ओर देखा। रूबी और समर्थ को देखते हुए वह बोले, अरे तुम दोनों, बेटा क्या हुआ? इतनी रात में तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अभी तक सोए नहीं? तब समर्थ और रूबी कमरे के अंदर आते हुए बोले, अभी तक आप भी तो नहीं सोए हैं पापा। क्या हुआ है? आप इतने परेशान क्यों हैं? महेंद्रपाल जी दोनों की बात को टालते हुए बोले, अरे तुम दोनों प्रिया को अकेला छोड़कर यहाँ आ गए। अगर वह अकेली डर गई तो? तभी समर्थ ने कहा, पापा, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आप हमसे छिपा रहे हैं और आप हमें बताना नहीं चाहते? और वही बात आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है। आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसने आपको इतना परेशान कर रखा है? आज दोपहर से, जब से वह लड़का काम मांगने के लिए आया है, तब से जैसे आप हर वक्त किसी सोच में डूबे हुए हैं। मुझे बताइए पापा कि आखिर कौन था वह लड़का, और उसे देखने के बाद आप इस तरह अपना आपा क्यों खो बैठे? बताइए मुझे कि आखिर कौन था वह लड़का। तब महेंद्रपाल जी अपनी आंखों के आंसुओं को अपनी आंखों के बाहर आने से न रोक सके और अपने गालों पर लुढ़कते हुए आंसुओं को पोंछते हुए बोले, अगर तुम दोनों सच जानना ही चाहते हो तो बैठो, मैं तुम्हें अपनी पूरी सच्चाई बताता हूँ, और उस लड़के की भी, जो आज हमारे ऑफिस में काम मांगने के लिए आया हुआ था। दरअसल वह लड़का कोई और नहीं, मेरा अपना बेटा था। वह बेटा जिसने मुझे
बुढ़ापे में अपने घर का बेकार सामान समझकर घर से बाहर फेंक दिया। जब मैं उसके किसी काम का ना रहा तो उसने मुझे किसी बेकार सामान की तरह खुद से दूर कर दिया। हर पिता की तरह मैंने भी अपने बेटे से बहुत आस लगाई थी और मैं भी हर वक्त बस इसी उम्मीद में रहता था कि एक दिन बड़ा होकर मेरा बेटा मेरा सहारा बनेगा, मेरे सुख दुख में मेरा साथ देगा। बीतते समय के साथ बेटा बड़ा तो हुआ और उसने मेरा साथ भी दिया, लेकिन केवल मेरे सुख में। जब मेरे दुख का समय आया तब उसने अपने हाथ पीछे खींच लिए। दरअसल जब मेरे बेटे की एक अच्छी सी कंपनी में नौकरी लग गई थी तब मैं और मेरी पत्नी ने उसके लिए एक अच्छी लड़की देखकर उसकी शादी करा दी थी। शुरू शुरू में तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था। मैं भी अपने ऑफिस जाया करता था और मेरे बेटे की भी नौकरी लग गई थी। शादी के बाद हमारे घर में एक नन्ही सी परी आई और मैं और मेरी पत्नी अपनी पोती को बहुत प्यार किया करते थे। शुरू शुरू में तो बहू भी ठीक ही थी और ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन मेरी पत्नी बाजार से सब्जियां लेने के लिए गई हुई थी और बाजार से लौटते वक्त एक हादसे में उसकी मौत हो गई। पत्नी की मौत से मुझे बहुत बड़ा सदमा लगा। इसके बाद मेरा मानसिक संतुलन पहले जैसा नहीं रहा, जिसकी दवाइयाँ तुम मुझे अभी भी दिलाकर लाते हो। बस अपनी पत्नी की मौत के बाद मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी मैंने उन हालातों में खुद को संभालने की कोशिश की। धीरे धीरे करके मैं उस दुख को भूल रहा था। कोई छोटी बात नहीं होती अपने जीवन साथी को खो देना, जिसके साथ मैंने अपने जीवन का हर सुख दुख देखा, जिसने हर सुख दुख में मेरा साथ दिया। अब अपनी जीवन संगिनी को खोने के बाद मैं बहुत टूट तो चुका था, लेकिन फिर भी मैंने अपने बच्चों की तरफ देखते हुए खुद को संभाला और अपना ध्यान अपनी छोटी सी पोती में लगाने की कोशिश की। उसके हंसने खेलने की वजह से पूरे घर में बहुत खुशनुमा माहौल रहता था, जिसकी वजह से मैं भी बहुत हद तक पहले से नॉर्मल हो चुका था। शुरू शुरू में कुछ दिन तक तो बहू और बेटे दोनों ही ठीक रहे, लेकिन फिर धीरे धीरे दोनों का बर्ताव मेरे प्रति बद से बदतर होता गया। कभी खाने को लेकर ताने सुनाए जाते तो कभी काम ना करने को लेकर, कभी मेरी दवाइयों को लेकर मुझ पर बरस जाती तो कभी मेरे रोजाना के खर्चों के लिए मुझे सुनाया जाता। मैं भी उम्र के इस पड़ाव पर और क्या ही कर सकता था। मेरी जीवन की जो भी कमाई थी, जो भी जमा पूंजी थी, वह मैं अपने बच्चों को सौंप चुका था और अब मैं पूरी तरह से लाचार हो चुका था। इस उम्र में भला मैं अपने बच्चों से अलग होकर कहाँ ही जाता। अब तो जो भी था, जैसा भी था, मैंने मान लिया था कि मेरा जीवन ऐसे ही निकलेगा और फिर बच्चे भी किसी और के नहीं हैं। अगर अपने बच्चों की दो बातें सुन लूंगा तो कौन सी आफत आ जाएगी। बस यही सोचकर मैं अपने बच्चों के ताने भी सह रहा था, पर धीरे धीरे हालात बहुत बिगड़ते गए और अब उनकी कड़वी बातें सुनना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था, तो मैं उनकी सारी बातें सुनता रहता। लेकिन एक दिन मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। तब मैंने अपने बेटे से कहा कि वह मुझे डॉक्टर के पास लेकर चले। मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तब बेटे ने बात को टालते हुए कहा, अरे पापा, घर में इतनी सारी टैबलेट रखी हुई हैं। और बहू से कहा कि वह मुझे एक गोली दे दे। बहू ने भी मुझे गोली निकाल कर दे दी और मैंने वह गोली खा ली। लेकिन अगले दिन
फिर से मुझे वैसे ही बुखार चढ़ा। लगातार 3-4 दिन तक मेरी तबीयत खराब रही। मैंने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मेरी तबीयत में मुझे कोई सुधार नहीं लग रहा है, तो तू डॉक्टर के पास ले चल। तब बेटा मेरे कई बार कहने पर मुझे डॉक्टर के पास लेकर चला गया, और जब मैं डॉक्टर के पास से दवाई लेकर आया, तब डॉक्टर ने मेरे बेटे को समझाया था कि कई दिन लापरवाही कर देने के कारण मेरी तबीयत और ज़्यादा खराब हो गई है। अब मुझे लगातार कुछ दिन तक डॉक्टर के पास जाना होगा, तभी मेरी तबीयत में फ़ायदा लगेगा। उस दिन तो मेरा बेटा मुझे दवाई दिलाकर आ गया, लेकिन अगले दिन मैंने उसे डॉक्टर के पास जाने को कहा, तो उसने मुझे कोई जवाब न दिया। मैंने जब उससे कई बार कहा, तब मुझे वह डॉक्टर के पास ले गया, और दूसरे दिन जब वह मुझे दवाई दिलाकर घर पहुंचा, तो बहू ने मुझसे कहा कि मैं घर का काम करा दूं। कपड़े गंदे पड़े हुए थे। उसने मुझसे कहा कि मैं कपड़े धो दूं। जब मैंने कहा कि बहू, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अभी दवाई खाकर थोड़ा आराम कर लूं, बाद में यह काम देख लूंगा, या फिर 1-2 दिन यह काम तुम कर लो। बहू, मेरी तबीयत अभी खराब है, थोड़ा आराम मिल जाएगा तो जल्दी ठीक हो जाऊंगा। बस इतना सुनते ही उसने मुझे 1000 बातें सुनाई। वह बोली, खाने में और खर्चा बढ़ाने में तो एक नंबर हो, किसी काम का कह दो तो दम निकल जाता है, और देखो तो सही, अपने आप को पता नहीं कहाँ का महाराज समझ बैठा है बुढ़ा। बुढ़े, तू बैठा बैठा आराम करेगा और मैं काम करूंगी? मैं तेरी कोई नौकरानी नहीं हूं, आया समझ? यह ड्रामा अपने बेटे के सामने किया कर, और यह बीमारी का नाटक भी अपने बेटे के सामने किया कर, मेरे सामने नहीं। अगर ज्यादा 3-5 करने की कोशिश की ना, तो अच्छा सबक सिखाऊंगी। चुपचाप दवाई खाकर आ जाओ और यह काम निपटा दो। बेटा तो मुझे दवाई दिलाकर ऑफिस चला गया। शाम को जब वह ऑफिस से आया, तो मैंने उसे बहू के बारे में बताया, तो उल्टा उसने भी मुझे 4 बातें सुनाई कि घर में पड़े पड़े करते क्या हो पूरे दिन, अगर इसका थोड़ा हाथ बटा दोगे तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा, पड़े पड़े बस हराम का खाते रहते हो, शर्म नहीं आती, काम की कह दो तो मौत आती है। बहू तो मुझे हमेशा ही जली कटी बातें सुनाती ही रहती थी, पर बेटे के मुंह से हराम का खाने जैसे शब्द सुनकर अब मेरे लिए उस घर में रहना बहुत मुश्किल हो गया था। मैं उसी दिन अपने घर से बाहर निकल आया, और मैं बहुत गुस्से में था, लेकिन मैंने सोचा कि मेरा बेटा मुझे फ़ोन करके वापस बुला ही लेगा। लेकिन अपने घर से कुछ ही दूरी पर मैं स्टेशन पर आकर बैठा रहा, लेकिन बेटे का फ़ोन नहीं आया। मैं यूं ही 2 दिन तक घर के आसपास भटकता रहा, लेकिन बेटे और बहू में एक बार भी दोनों में से किसी ने मुझे फ़ोन करने की ज़हमत भी नहीं उठाई। फिर मैं खुद ही अपने घर की ओर बढ़ गया। जब मैं घर के दरवाजे पर पहुंचा, तो बहू कह ही रही थी मेरे बेटे से कि एक बार उसको देख लो, पता नहीं कहाँ मर गया तुम्हारा बाप। तब मेरे बेटे ने उससे कहा, अरे गया है तो जाने दो ना, कम से कम मुसीबत तो टली। हर वक्त सर पर मंडराते रहते थे, और उनके खर्चे तो मेरा पूरा बजट ना उसे बिगाड़ कर रख देते थे। अच्छा ही हुआ यहाँ से चले गए, तो भगवान करे वापस भी ना आए, वरना अपने बाप को धक्के देकर घर से निकालना अच्छा नहीं लगेगा। तब बहू बोली, अच्छा, ज्यादा ज्ञानी बन रहे हो, मैं तो उस बुढ़े को सुनाती ही रहती थी ताकि काम तमीज में करता रहे, और तुम अपने आप को ज्यादा होशियार समझ रहे हो। अगर आज के टाइम में शहर जैसी जगह में कोई काम वाले भी ढूंढोगे ना, तो खाली झाड़ू पोछा लगाने के लिए ही 3000 रुपए ले जाती है, और वह बुढ़ा तो मुफ्त में घर के सारे काम करता था। देखो,
तुम्हें अपने बाप को ढूंढना हो या ना ढूंढना हो, मेरे लिए किसी नौकरानी का इंतजाम कर दो, या फिर अपने बूढ़े बाप या मेरे उस मुफ्त के नौकर को ढूंढ लाओ जो कि फ्री में हमारा सब काम करता रहे। जब मैंने अपनी बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनी तो मैं थका सा वहीं खड़ा रह गया, लेकिन फिर मैंने खुद को संभाला और मैं वहां से चल पड़ा। मुझे यह तो नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और क्यों जा रहा हूँ। बस मैं अब उस घर में नहीं जाना चाहता था। मैंने अपने बहू बेटे के मुंह से जो बातें सुनी, वैसा सुनने के बाद मेरी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे और मैं सड़क पर बिना कुछ देखे, बिना कुछ ध्यान किए बस चले जा रहा था कि तभी अचानक सामने से गाड़ी आई और मुझे टक्कर मारकर चली गई। इसके बाद मैं बेहोश हो गया। मेरी आंखें खुली तो तुम मेरे सामने थे। उसके बाद तो तुमने ही मुझे सहारा दिया और एक पिता का सम्मान दे दिया। अगर तुम ना होते तो पता नहीं, मैं सड़कों पर कहीं भीख मांग रहा होता। यह शायद अब तक मैं मर भी गया होता, लावारिस की तरह, या कहीं सड़क पर ही मरा पड़ा रहता। अपने इतना कहते ही महेंद्रपाल जी रोने लगे। इधर महेंद्रपाल जी की कहानी को समर्थ और रूबी सुनकर भी समर्थ और उसकी पत्नी अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पा रहे थे। दोनों ही महेंद्रपाल जी के साथ रोने लगे और अपने आंसू पोंछते हुए महेंद्रपाल जी को चुप कराने लगे। चुप कराते हुए बोले, आप ऐसा क्यों कहते हैं? भगवान ने हमारे लिए आपको हमारे पास भेज दिया है। हम दोनों भी तो लावारिस ही थे ना। आपके आने से हमें छत मिल गई। अगर आप नहीं होते तो हमारा क्या होता? हम दोनों तो वैसे भी अनाथ ही थे। आपके आने से हम दोनों अपने सिर पर किसी बड़े के होने का हमें एहसास तो होता है। अगर आप नहीं होते तो हम भी अधूरे से ही घूमते। जिस दिन से आपको मैं अस्पताल से लेकर अपने घर में रखा है, उस दिन से मेरे घर में ईश्वर की कृपा बनी हुई है। मेरे परिवार में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। आपके आने से मैं दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा हूँ। आपको तो पता ही है पापा, जब आपको मैं अस्पताल से लेकर आया था तब मेरी नौकरी भी छूट गई थी, लेकिन उसके बाद से मुझे कभी किसी के यहाँ काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ईश्वर की कृपा से और आपके आशीर्वाद से एक के बाद एक मैंने लगातार 3 ऑफिस खोल लिए, और यह सब सिर्फ आप ही के कारण हुआ है। आपने मुझे जो मार्गदर्शन किया उसके कारण ही मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। आप नहीं जानते कि आप हमारे लिए क्या हैं। कभी भी खुद को हमारे परिवार से अलग समझने की भूल मत कीजिएगा। आपसे ही हमारा परिवार है। आप हमारे परिवार के सबसे बड़े और बुजुर्ग हैं। परिवार के पहले व्यक्ति हैं आप। समर्थ की बातें सुनकर महेंद्रपाल जी अपनी आंसुओं पर काबू नहीं रख पाए और रोते हुए उन्होंने समर्थ को गले लगा लिया। रूबी भी यह सब देखकर खुशी से अपने आंसुओं को छलकने से नहीं रोक पाई और महेंद्रपाल जी ने रूबी और समर्थ दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहा, यह तो तुम लोगों का प्यार और अपनापन है जो तुमने मुझे कभी भी अकेला महसूस नहीं होने दिया। और फिर मुझ जैसा खुशनसीब भला कौन होगा जो मुझे तुम्हारे जैसे बच्चे मिल गए। अब यही मेरा परिवार है। तुम दोनों, तुम तीनों ही मेरे जीवन में सबसे अधिक मूल्यवान हो। भावुक होकर तीनों की ही आंखें नम हो गई थीं। अब समर्थ उठा और बोला, बस अब सब चुप हो जाइए। रोने का नहीं बल्कि खुश होने का समय है। लेकिन पापा, मुझे यह समझ नहीं आया कि वह लड़का जो आज ऑफिस में काम मांगने के लिए आया था, उसे देखकर आप, मेरा मतलब है कि आप अचानक से उसे देखकर कुछ परेशान से हो गए थे। अगर आपका मन हो तो आप बता सकते हो पापा, पर यदि आप नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा।
उन्होंने महेंद्रपाल जी ने अपने बेटे समर्थ को बताया कि वह लड़का जो आज नौकरी मांगने आया था वह कोई और नहीं बल्कि उनका इकलौता बेटा सूरज था, जिसने उनके जीवन में अंधकार कर दिया। अपनी पत्नी के अलावा उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, जो खुद बड़ा होने पर अपने पिता के त्याग, उनके परिश्रम को भूल गया कि उसके पिताजी ने उसे पालने पोसने के लिए क्या कुछ नहीं सहा होगा। पर आज वह सब कुछ भूल चुका था। वह वही नालायक बेटा था जिसने अपने पिता को मरने के लिए छोड़ दिया और दोबारा पलटकर यह भी नहीं देखा कि उसका बाप जिंदा भी है या मर गया। जब समर्थ को इस बात का पता चला तो वह बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ और बोला, पापा, आपने मुझे उस घटिया इंसान के बारे में तभी क्यों नहीं बताया? फिर कोई बात नहीं, चलिए, देर आए फिर दुरुस्त आए। अब मुझे सब कुछ पता चल ही चुका है, तो अब मैं उससे अपने हिसाब से निपट लूंगा। अब आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, आप आराम कीजिए। अब हम सब अपने अपने कमरे में सोने के लिए चलते हैं। और फिर सब अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। अभी सुबह रूबी ने नाश्ता तैयार किया और सब लोग घर से निकल गए। प्रिया को स्कूल छोड़ते हुए महेंद्रपाल जी और समर्थ भी अपने ऑफिस पहुंचे, जहां 10 बजे से ही इंटरव्यू देने वालों की भीड़ लगी हुई थी। आज समर्थ इंटरव्यू लेने के लिए खुद ही बैठा हुआ था। जैसे ही महेंद्रपाल जी का बेटा सूरज उसके सामने पहुंचा, वैसे ही समर्थ ने सूरज से कहा, अरे भाई तुम? सूरज खुश हो गया कि समर्थ ने उसे पहचान लिया है। अब तो वह उसे ही नौकरी देगा। समर्थ भी उसे यह कहकर अपने साथ ले गया कि चलो, मैं तुम्हें अपने ऑफिस के कुछ लोगों से मिलवाता हूँ। समर्थ उसे अपने साथ लेकर गया और ऑफिस में उपस्थित सभी कर्मचारियों को वहां पर उसने एक साथ बुलाया। साथ ही एक और लड़के को भी बुलाया जो कि टाई वाई लगा कर आया था। सूरज खुशी खुशी समर्थ के साथ गया और तभी समर्थ ने सबसे कहा कि आज से ये यहाँ के मैनेजर सर हैं, तुम सबको इनकी बात माननी होगी। फिर तभी समर्थ ने आवाज लगाई और मिठाई मंगवाई। तभी महेंद्रपाल जी चपरासी के कपड़े पहनकर वहां आ पहुंचे और समर्थ ने महेंद्रपाल जी से कहा कि आप सबको मिठाई खिलाइए। आज से यह ऑफिस के नए मैनेजर हैं, तो आज से यही यहाँ के नए मैनेजर हैं। समर्थ ने सूरज को नौकरी दे दी, जिससे वह बहुत ज्यादा खुश हो गया। लेकिन तभी समर्थ बोला, सूरज, क्या आप इन्हें जानते हैं जो आपके लिए मिठाई लेकर आए हैं? समर्थ ने ऐसा जानबूझकर किया था क्योंकि वह अभी भी सूरज को एक मौका देना चाहता था कि शायद हो सकता है सूरज ने अपने पिता को ढूंढा हो लेकिन वह उसे नहीं मिले हों। इसलिए सूरज की सच्चाई जानने के लिए उसने ऐसा फैसला किया। जब समर्थ ने पूछा कि क्या आप इन्हें जानते हैं, तो सूरज ने ना में जवाब देते हुए समर्थ से कहा कि नहीं सर, मैं इन्हें नहीं जानता, पर उनकी वेशभूषा देखकर ऐसा लग रहा है कि यह यहाँ पर चपरासी का काम करते हैं। है ना सर? मैंने बिल्कुल ठीक पहचाना ना? समर्थ ने दोबारा से अपनी बात को दोहराते हुए कहा कि क्या सच में आप इन्हें नहीं जानते मिस्टर सूरज? क्या आप सच में नहीं जानते इन्हें? एक बार गौर से देखिए। सूरज ने फिर से अपने पिता की ओर देखकर कह दिया कि मैं इन्हें नहीं जानता हूँ। नहीं जानता सर कि यह कौन है, यह बुढ़ा कौन है? समर्थ, जो कि अभी तक अपने गुस्से को काबू में किए बैठा था,
अचानक से उसके सब्र का बांध टूटा और उसने जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया और बोला, अरे नीच, जिस इंसान के कारण तू आज इस दुनिया में है, उस पिता को ही आज तू पहचानने की बात से इनकार कर रहा है। क्या तू इन्हें नहीं जानता है, जिन्होंने तेरी हर खुशी के लिए अपनी हर खुशी त्याग दी, जिन्होंने तेरे सपनों को पूरा करने के लिए अपने हर सपने की बलि चढ़ा दी, जिन्होंने तुझे कामयाब कराने के लिए, तुझे कामयाब बनाने के लिए, तेरी गृहस्थी बसाने के लिए अपने सपने, अपनी खुशियाँ, हर चीज में समझौता किया। और आज जब तू इस काबिल है कि अपने पिता को घर बैठाकर खिलाए और उनकी सेवा करे, तो ऐसे में तू कह रहा है कि तू उन्हें जानता ही नहीं। वैसे अच्छा ही है कि तू इन्हें नहीं जानता, पर यह मेरे लिए अच्छा है, तेरे लिए नहीं, क्योंकि तेरे इस फैसले से मुझे तेरा असली चेहरा पता चल गया कि तू कितना घिनौना इंसान है, कितना स्वार्थी है तू। और बुरा यह हुआ कि तू जिस इंसान को चपरासी कह रहा है ना, वही इंसान इस ऑफिस का असली मालिक है। तो तुझे नौकरी पर रखना है या नहीं रखना, यह फैसला भी इन्हीं का होगा। यह सुनते ही सूरज के तो होश उड़ गए। अपने पिता के पैरों में गिरकर माफी मांगता हुआ बोला कि पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तो सूरज अपने पिता से लाखों मिन्नतें करने लगा कि यह नौकरी मुझे दे दीजिए, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। परिवार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, यहाँ तक कि हम दोनों पति पत्नी के खाने के भी लाले पड़ गए हैं। मुझे इस जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पिताजी। यह सब कहते कहते वह रह गया, लेकिन महेंद्रपाल जी ने इस बार उसकी कोई बात नहीं सुनी और सीधे अपने कैबिन में चले गए और दूसरे लड़के को वह नौकरी दे दी, क्योंकि उस लड़के ने सुबह ऑफिस में आकर जब महेंद्रपाल जी को चपरासी की ड्रेस में देखा, तब भी उसने जिस मान और सम्मान के साथ उनसे बात की, उससे महेंद्रपाल जी को बहुत अच्छा लगा। साथ ही में उनके ऑफिस में वह काम करने के योग्य भी था और अपने माता पिता के लिए भी वह नौकरी करना चाहता था। तो महेंद्रपाल जी ने बिना ज्यादा सोचे उसे ही नौकरी पर रख लिया और समर्थ ने हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए सूरज को घसीटते हुए अपने ऑफिस से बाहर निकलवा दिया। अब महेंद्रपाल जी अपने बेटे समर्थ, बहू रूबी और नन्ही सी पोती प्रिया के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी का बाकी समय बिता रहे हैं। सूरज को उसके किए कर्मों की सजा मिली और समर्थ को उसके कर्मों की। सूरज ने अपने पिता के साथ जो बुरा बर्ताव किया, उसके बाद आज वह खाने के लिए भी मजबूर है, पाई पाई को मोहताज है। और इधर समर्थ, जिसने पराया होकर भी उस बुजुर्ग को अपनाया और उनका अपने पिता की तरह ख्याल रखा, आज वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रह रहा है, क्योंकि अब उसके सिर पर पिता रूपी छत मौजूद है, उसका पूरा परिवार है। तो अब वह पूरी तरह से निश्चिंत है, कई जिम्मेदारियों से मुक्त है और दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप नए हैं तो। मिलती हूँ नई वीडियो में नई कहानी के साथ।